बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इतवार का दिन था, कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं थी, लेकिन एक अच्छी खबर से बातचीत का आगाज़ करते हैं। और ये खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक नए एजाज़ की। पाकिस्तान के कोहे पैमा है सरबाज खान, उन्होंने एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऑक्सीजन के बगैर आप बुलंदी पे नहीं जा सकते। यानी बाद औक़ात मैं ट्रेवल करता रहा शिकार के लिए या हाइकिंग के लिए, हाइट्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाता है। आपको वहां थिन ऑक्सीजन होती है तो आप ऑक्सीजन के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन मसनूई ऑक्सीजन के बगैर सरबाज अली ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। और ये पाकिस्तान के पहले कोई पैमा है जिन्होंने ये काम किया, और ये जबरदस्त कारनामा है। पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, सरबाज अली को मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी आता फरमाए, आप पाकिस्तान के लिए और एजाज भी जीत कर लाएं और कामयाब रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, रोजाना इसी के ऊपर बात करते हैं। ज़ुल्मी खलीलजाद ने भी इसके ऊपर बात की है, डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, इन्होंने इसके ऊपर 2 ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने वो बात की जो खबर उन तक पहुंची है, दूसरे ट्वीट में उन्होंने अपना एनालिसिस किया और बताया कि ये भी चीजें पता चल रही हैं, और अगर ये हो जाता है तो नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ज़ुल्मी खलीलजाद को देखें। वो ये कहते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स दैट इमरान खान विल बी रिलीज्ड सून, कि रिपोर्टें आ रही है कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्टें सच्ची हूं। पाकिस्तान को जो है इससे फायदा पहुंचेगा इमरान खान साहब को रिहा करने से, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और ये बड़ा हसास वक्त है, पाकिस्तान को इससे फायदा होगा और ये बेहतरीन चीज है जो पाकिस्तान को करनी चाहिए। ये है जी एक ट्वीट। दूसरे में उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, और मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी इमरान खान को अभी रिहा नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं, अगर कोई उनके दिमाग में कोई अकल आ जाए या उन्हें लगे कि यार ठीक है बस बहुत हो गई है, तो फिर तो छोड़ देंगे। लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है। और ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं, कोई खबर नहीं दे रहा। मुझे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। वजह यह है कि वो इमरान खान को या इमरान खान की सोच को या उसकी पॉपुलैरिटी को अपने लिए खतरा समझते हैं। अब ये ज़ुल्मी खलीलजाद ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो मुमकिन रिहाई है इसका एक और नुक्ता नजर भी है या एक और पहलू भी है, और वो ये है कि फौज को भारत के साथ जो अभी कुछ कामयाबी मिली है उसकी वजह से वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है। और इस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि जमहूरियत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कोई मुस्बत काम करने की जरूरत ही नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ और जमहूरियत के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने कामयाबी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को दी है उससे फौज ने खुद को मजबूत महसूस किया। मैं पिछले वीलॉग में ये बात भी कर रहा था कि एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और यहां वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने अब अकलमंदी वाले रास्ते पे जाना है या उसी रास्ते पे चलना है जिसपे वो 3 साल से चल रहे थे। वैसे उसी रास्ते पे चलेंगे तो उसी तरह का नतीजा होगा जैसा पहले हुआ था। और हर बार ये नहीं होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो गैर मशरूत तौर पर आगे साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, इंडिया के साथ जब भी लड़ाई होगी तो कौम आपके साथ खड़ी होगी, ये तो बात सच है। कौम को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन क्या बाकी मामला खत्म हो जाएंगे सारे? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौज और अवाम के बीच में जो एक दूरियां हैं ये खतरनाक हद तक फिर बढ़ती चली जाएंगी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि कोई अगर जरूरत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है और इस तरह का कोई फैसला कर लिया गया है तो ये दूरंदेशी नहीं है, इससे जो है वो काम खराब हो जाएगा और कौमी इत्तेहाद जो है उसको भी और बाकी चीजों पोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ेगी, मईशत को भी नुकसान पहुंचाती रहेगी ये चीज। तो ये 2 ट्वीट्स हैं ज़ुल्मी खलीलजाद की। एक उन्होंने कहा जी कि अगर तो इमरान खान को छोड़ने का फैसला हो तो बिल्कुल ठीक फैसला है, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। और अगर ये सोच लिया गया है कि जनाब ये इंडिया से एक लड़ाई जीत ली है और इसमें अब जरूरत नहीं है इमरान खान को या पीटीआई को छोड़ने की, कोई रिलीफ मिल गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये फैसला देर बाद नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, मईशत को भी होगा, मुल्क को भी होगा। ये लुब्बे लुबाब है ज़ुल्मी खलीलजाद की 2 ट्वीट्स का। और देखिए, इमरान खान को मैं जो कहता हूं कि नहीं छोड़ने का मामला रखते हैं, तो DGISPR को जब मैंने सुना वहां से मुझे कुछ आइडिया हुआ। फिर मैंने जो सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट होते हुए देखा, यानी वो नून लीग का मीडिया सेल जो बिल्कुल खामोश था जंग के दौरान, उन्हें मैंने देखा कि एकदम से वो फतवे लेकर मार्केट पे आ गए। और जो सोशल मीडिया आपका टाउट सोशल मीडिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा रहता है उसको हम देखते में आइडिया हो जाता है, वो भी फतवे लेकर मैदान में आ गए। फिर कुछ ऐसे चैनल जो चलाए जाते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जेर निगरानी एजेंसियां उनको चलाती हैं, वो चैनल्स भी एक खास किस्म का बयानिया लेकर चल रहे थे। ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये एक धोखा दिया जा रहा है कि शायद कोई मामला तय हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इमरान खान की रिहाई होने वाली है। मुमकिन है इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, ये मुमकिन भी है, लेकिन साथ साथ ये एक धोखा भी है। देखिए, मैं जब कहता हूं ना मुमकिन भी है, तो कोई एक इवेंट चीजों को बदल सकता है। इदारे के अंदर भी अलग अलग तरह की सोच है ना। एक वो लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं मौजूदा रिजीम के,
इस इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप की आदत है, जो मौजूदा रिजीम की बेनिफिशियरी है। उन्हें लगता है जब तक ये सेटअप चलता रहेगा, हमारा काम धंधा चलता रहेगा, कोई मसला ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं बस बहुत हो गई यार, बस कर दो। एक पॉलिटिकल पार्टी को या पाकिस्तान की आवाम को और कितना कुछ चलना है, मुल्क के सबसे मकबूल लीडर के साथ और कितनी ज्यादती करनी है। तो ये दो तरह की सोच है। अब इसके बीच में मुकाबला है। जब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच गालिब आ जाएगी कि हमने भाई वापस जाना है, वापस बैरक्स में जाना है, हमने बॉर्डर पे जाना है, बैरक में जाना है, हमने ये काम नहीं करना जो गंदा काम है, जो हमारा है ही नहीं, तो उस वक्त इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे, चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ की सोच गालिब रहती है कि हमें अपना मफाद चाहिए और इमरान खान को और पीटीआई को ऐसे ही हमें दबाते रहना है और मौजूदा रजीम हमें फायदा दे रहा है तो इस फायदे के साथ चलना है, तो फिर ये स्टेटस को जारी रहेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो है वो अस्पताल पहुंच गए, कार्डियोलॉजी अस्पताल उन्हें मिलने के लिए परवेज इलाही साहब भी गए। शाह साहब की हालत बहुत खराब हो गई, वो बीमार हो गए, 2 साल से वो फस्तायत भुगत रहे हैं और सिर्फ कसूर एक ही है, यानी ये शख्स कराची में मौजूद था अपनी अहलिया के इलाज के लिए। साबिक वज़ीर खारजा है, पाकिस्तान के एक मोतबर सियासतदान है, लेकिन जो सलूक इनके साथ किया गया उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक बयान नहीं दिया, इमरान खान के खिलाफ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हुए। और जो लोग दूसरे ग्रुप में शामिल हुए उनकी हालत तो देखें आप। जहांगीर तरीन किधर है, अलीम खान किधर है, परवेज खटक किधर है, महमूद खान किधर है, जो बाकी लोग शामिल हुए, कराची से कुछ लोग हैं, कुछ पंजाब से हैं, कोई इधर से, उन सारों की सियासत ही तबाह हो गई। आज वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए और पछता रहे हैं कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने हौसला कर दिया, खड़े हो गए, हम भी खड़े हो जाते। अब परवेज इलाही साहब गए, उनको मिलने के लिए उनकी इयादत भी की है, तो पीआईसी में उन्हें दाखिल किया गया है और मेरी इत्तला के मुताबिक शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को और यास्मीन राशिद साहब को जल्दी छूट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है और बड़ा दबाव है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर भी कि इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम यह है कि अगर यास्मीन राशिद साहब बाहर आ जाती हैं तो उनकी सीट खतरे में पड़ेगी, खतरे में नहीं भी पड़ेगी तो वो गंदे होंगे, उनकी सियासत गंदी होगी, ये उनको प्रॉब्लम है। बहरहाल शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो है वो अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं, बाकी लोग भी बीमार हैं, यानी एजाज चौधरी साहब की हालत आपके सामने, बुजुर्ग आदमी है। मियां महमूद रशीद साहब को मैं खुद जेल में मिला हूं, उनकी हालत बहुत खराब थी, उन दिनों भी उनका इलाज चल रहा था। उमर चीमा साहब के बाजू फील हो गए, उन्हें नंगे फर्श पे नीचे सर्दी के अंदर लटाते रहे, तो उनकी भी हालत खराब हो गई है। यास्मीन राशिद साहबा जो है वो कैंसर की सर्वाइवर है, उनके साथ जो किया गया इस उम्र में, इस ब्रूटैलिटी का तो कोई और एग्जाम्पल है नहीं जो उनके साथ किया गया। तो हर तरह का जुल्म और ज्यादती हम देख रहे हैं और इमरान खान साहब के केसेस भी नहीं लग रहे हैं। एक तरफ तो ये है ना कि कुछ लोग दावा करें इमरान खान बाहर आने वाले, भी बाहर आना तो पहले केसेस लगाओगे तो बाहर आएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आ जाए, ये तो नहीं हो सकता कि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें जी इमरान खान रिहा, वो बाहर आ जाए। होना तो ऐसे ही है ना, देखिए पीछे से ऑर्डर तो एस्टेब्लिशमेंट का ही आना है कि यार अदालतों को बोलो कि अब इंसाफ कर दें, एस्टेब्लिशमेंट का ही ऑर्डर आने के कानून के मुताबिक कर दें, तो वहीं पे इमरान खान की जमानतें हो जाएंगी। लेकिन जमानतें तो तब होंगी ना जब केसेस लगेंगे। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने अभी क्लेम किया दोबारा कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो बदस्तूर नहीं लग रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए भी अभी तक किसी कॉज लिस्ट के अंदर इमरान खान साहब का नाम नहीं आया, तो जो अपीलें इमरान खान साहब ने की हुई हैं अपने केसेस के खिलाफ, वो अपीलें ही नहीं लग रही हाई कोर्ट के अंदर। अपील लगेगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। तो ये भी कहानी है अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितना मैंने सुना या जितनी चीजें मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो फिलहाल ये कहानी है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब पे पाकिस्तान में बहुत तनकीद हो रही है, उन्होंने आर्मी चीफ साहब को चूम लिया। तो भाई जब आर्मी चीफ साहब को कोई एतराज नहीं है चूमने पे, तो बाकी लोगों को क्या एतराज है कि वो शाहिद अफरीदी साहब पे तनकीद करें कि क्यों चूमा है उन्होंने। भाई वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी करें, उन्हें ये करने का हक है। हाँ, उस जगह पे मैंने एतराज किया था जहां पे वो पीठ पे छुरा घूमते हैं कि पहले कहते हैं इमरान भाई, और फिर सारी तनकीद भी इमरान खान पे कर देते हैं, इमरान खान की वाइफ पे कर देते हैं और शहबाज शरीफ को हीरो बना देते हैं। तो वहां मैंने तनकीद की थी, वो जायज थी। कोई किसी को चूमे, कोई कुछ करे, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये उन दोनों लोगों का इंफरादी मामला कि वो आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी फौज जो है उसने भी एक लड़ाई जीती है, तो फरते जज्बात के अंदर अगर उन्होंने ये चूमा है तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो तो मौके की तलाश में रहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो तो शाहिद अफरीदी को ये समझते हैं कि क्योंकि ये इमरान खान का दुश्मन बना हुआ है, इसने हर वो मजाक उड़ाया इमरान खान का जो नहीं उड़ना चाहिए था। इमरान खान के पैर पे प्लस्तर बंधा हुआ था टांगों पे, उसका भी इसने मजाक उड़ाया, जहाज के अंदर बैठ के, गाड़ी के अंदर बैठ के। तो शाहिद अफरीदी ने बार बार इमरान खान का मजाक उड़ाया और शहबाज शरीफ से अभी शील्ड भी वसूल की हाल ही में। तो यानी मुझे समझ भी नहीं आई वो शील्ड, दो लोगों का मुझे समझ नहीं आया। एक शहबाज शरीफ ने शाहिद अफरीदी को जो शील्ड दी वो क्यों दी, दूसरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हकीम लोहापाड़ को जो वो दिया, मेडल बनाया, वो क्यों बनाया। ये दो चीजें मुझे अभी तक समझ नहीं आई। किसी दोस्त के पास इंफॉर्मेशन है तो बता दे। बहरहाल ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया, ये तो चले थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात हो गई। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया ये बड़ा संजीदा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिन तालिबान के लिए दुनिया भर के इल्जाम हमने बर्दाश्त किए, जिनको सपोर्ट किया, आज वही इसराइल और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है।
ये बड़ा संजीदा स्टेटमेंट है, लेकिन इसको आप तारीखी बैकग्राउंड के बगैर फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन तालिबान का जब आपने साथ दिया तो आपने ये काम शुरू किया रूस के खिलाफ अमेरिका के कहने पर। उसके बदले में आपको डॉलर मिले, आपको रियाल मिले, आपको दिरहम और दिनार मिले, क्योंकि अरब ममालिक जो है वहां पे भी एक माहौल बन रहा था, लोग बगावत की तरफ जा रहे थे। तो जितने ऐसे लोग थे जो फाइटर्स थे, अरब ममालिक ने उन सबका रुख कर दिया अफगानिस्तान की तरफ के जाओ और जाकर रशिया से लड़ो। तो अरब ममालिक से बहुत सारे फाइटर्स पाकिस्तान पहुंचे, इनके पास बेशुमार दौलत थी। ये लोग भी आ गए, अमेरिकी डॉलर्स भी आ गए, बहुत सारा पैसा वहां से भी आ गया। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मौजें लग गई ज्यादा दौर में, और बहुत सारे लोगों ने बेशुमार पैसा बनाया। आज भी उनके खानदार जो है पैसे के अंदर खेलते हैं, इतना पैसा बनाया। तो ये जो अमेरिकी डॉलर और अरब रियाल हमें मिले थे और दिरहम हमें मिले थे, तब हमने तालिबान बनाए थे ना। तो हमने उसके बदले में पैसा कमाया, हम इनको लड़ाते रहे और पैसा कमाते रहे। दूसरा फेज, जब यही तालिबान अमेरिका के दुश्मन बन गए और 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा अब इनको मारना है, तो फिर हमने अपने मफादात के लिए, कभी IMF का कर्जा लेने के लिए, कभी अमेरिका को खुश करने के लिए, कभी अमेरिका के अताब से बचने के लिए, नेटो का एक इत्तेहादी बनने के लिए, यानी हम नेटो का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं है, नॉन नेटो इत्तेहादी है। तो ये सारी फैसिलिटीज लेने के लिए, दुनिया के अंदर चलने के लिए परवेज मुशर्रफ ने फैसला किया ठीक है चलो इनके साथ, इनके खिलाफ अब। तो फिर हमने उन्हीं तालिबान को दुश्मन बना दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। जब पहली मरतबा हमने गन डाला तब पाकिस्तान में कलाशनकोव कल्चर आया। जब दूसरी मरतबा हमने गन डाला, दोनों मरतबा अमेरिका के कहने पे किया, तो दूसरी मरतबा पाकिस्तान के अंदर क्या आया? दहशतगर्दी आई। और अब जनाब तीसरी मरतबा की बात कर लेते हैं। तीसरी मरतबा जब अफगानिस्तान के अंदर जंग का इख्तिताम हुआ, तो पाकिस्तान को पूरा फोकस करना था अफगानिस्तान के साथ एक मखसूस ताल्लुकात, एक रिलेशन बनाने का, जिससे पाकिस्तान में अमन आता और मामला हमारे कंट्रोल में रहते। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से उसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रजीम चेंज कर दिया। यानी तीनों मरतबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है। पहली मरतबा तालिबान बनाए, दूसरी मरतबा तालिबान को दुश्मन बनाया, दहशतगर्द बनाया, उनके साथ लड़े, दोनों मरतबा अमेरिका के कहने पे, और तीसरी मरतबा अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान में हुकूमत गिरा दी उनके साथ मिलकर। अब जब हुकूमत गिर गई तो सारा फोकस हो गया पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, अवाम मान ही नहीं रही थी और निगलेक्ट हो गया अफगानिस्तान। इमरान खान बार बार कहते हैं कि आपको अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए था, बिलावल सारी दुनिया घूम कर आया, अफगानिस्तान नहीं गया। इंडिया ने मौके से फायदा उठाया और जो बुरे ताल्लुकात उनके तालिबान के साथ थे उनको ठीक करना शुरू किया। तो यहां पाकिस्तान एक लूजर के तौर पे रहा। हर दौर में लोगों ने अपनी जेब के अंदर पैसा डाला, हर दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने जायदादें बनाई, उन्होंने डॉलर्स कमाए, दिरहम और रियाल कमाए, बहुत पैसा बनाया और फायदा उठाया, लेकिन मुल्क को फायदा नहीं हो। मुल्क जो है वो एक विलन की तरह वहां पे देखा गया। तो हमारे अफगानों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए थे, जो बदकिस्मती से नहीं है, और ये इसमें किसी और का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है। नाज़रीन, अभी हम अपने कसूरों की सजा काटते हैं तो ये एक और खबर है, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान, जो साउथ खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अपना जिला है, यहां से 2 सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा किया है, जिनमें सेकंड लेफ्टिनेंट सईद अहमद है, जिनका एक वीडियो भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी इनके मुतालबात तालिबान के माने जाए ताकि मेरी रिहाई हो सके। और उसके बाद जो है वो एक दूसरी तरफ उनके साथ एक FC का एहलकार है इजाज हुसैन, उसे भी अगवा किया गया है और मुतालबात पूरी करने की एक वीडियो भी अब सामने आई है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। यही तालिबान जिनको पाला गया, जिन्हें गुड तालिबान कहा गया, बैड तालिबान कहा गया, अब वो पाकिस्तानियों के गले पड़े हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को पहले भी अगवा करते रहे, अब भी अगवा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक फस्तायत, एक जुल्म और जबर इनकी तरफ से भी हो रहा है और लगातार कभी भत्ते वसूल किए जाते हैं, कभी रस्ते बंद किए जाते हैं, कभी लूटमार की जाती है, और कोई अभी तक इनको रोकने के लिए संजीदा कोशिश मौजूदा दौर में तो मुझे दिखाई नहीं देती। तो यहां पे एक मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए, पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो लोकल इंतजामिया उसको मजबूत करना चाहिए, और अफगानिस्तान के साथ बात करके इनके खिलाफ जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे मुकम्मल तौर पे क्लीन अप करना चाहिए। नाज़रीन, एक और चीज है, जो कीमत चुका रहे हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े की, वो लगातार कीमत चुका रहे हैं कश्मीरी नौजवान। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है, और ये साबिक वज़ीर आला रही हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो अब उन्होंने ये बताया कि 3000 के करीब जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है पहलगाम के बाद से लेकर अब तक। ना सिर्फ 3000 नौजवानों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनमें बहुत सारे लापता भी किए गए हैं, जबकि 48 कल तक की इत्तला के मुताबिक 48 कश्मीरी नौजवानों को भारत ने शहीद कर दिया, भारतीय फोर्सेज ने। तो लगातार कीमत जो है वो कश्मीरी चुका रहे हैं। पाकिस्तान तो सेलिब्रेशन मोड में चला गया है, भारत जो है वो अग्रेशन मोड में चला गया है। ये दोनों अपने अपने मोड में हैं, लेकिन वहां पे कश्मीरी इसकी कीमत चुका रहे हैं। कश्मीर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, उसके बारे में बात करनी चाहिए, सबको आवाज उठानी चाहिए और आलमी सतह पे इस मामले को उजागर करना चाहिए। बिलावल की ड्यूटी लगी है, उम्मीद करते हैं कि बिलावल ये काम कर सके।
नाज़रीन, जो एक और खबर है, ये आखिरी खबर मैं आपको दे रहा हूं इस वीलॉग में। ये भी बड़ी अहम खबर है कि जो चीनी हथियार है वो अमेरिका के लिए अब खतरा बन गए हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इससे पहले जो अमेरिकी हथियार है उनका मुवाजना रशियन हथियारों के साथ किया जाता था, और दुनिया में जो नेटो के ममालिक हैं या मगरबी ममालिक हैं उनके हथियारों का कोई मुवाजना या मुकाबला नहीं होता था। लेकिन जिस तरह खजां में पत्ते झड़ते हैं उस तरह गिरे हैं राफेल तैयारे, और ये गिराए हैं J-10C ने PL-15 मिसाइल के साथ। इसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हलचल मचा दी है। जो दिफाई इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की वो हिलकर रह गई है कि चाइना अपनी हथियारों की दौड़ में खामोशी से इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन ऑटोमोबाइल में वो दुनिया में बहुत आगे निकल गया है, बहुत तेजी से उसकी गाड़ियां पूरी दुनिया में फैल रही हैं, और अब वो ये सोच रहे हैं कि अगले 10-20 साल में जब हर तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी तो चाइना सबसे बड़ी मार्केट हो जाएगा। फिर इसी तरह चाइना जो है वो आईटी के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है उनमें, यानी दुनिया के हर शोबे के अंदर चाइना आगे जा रहा था। अब दिफाई नुक्ता नजर से उसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया इस लड़ाई में, और अब जो चाइना का मुवाजना है वो अमेरिकी हथियारों के साथ किया जा रहा है कि किसी और के हथियार चाइना के हथियारों का मुकाबला नहीं कर रहे। अमेरिकी हथियारों के साथ जब आप मुवाजना करते हैं चाइना के हथियारों का, तो F-16 अमेरिका का एक ऐसा तैयारा है जो सारी दुनिया खरीदती है, तो F-16 से बेहतर करार दिया जा रहा है J-10C को। जबकि जो अमेरिका का दुनिया का नंबर 1 तैयारा है, जो महंगा तरीन तैयारा अमेरिका बेचता है, वो है F-35। ये इस वक्त अमेरिकन फौज के जरिए इस्तेमाल है, और वो ये कहते हैं कि ये नंबर 1 तैयारा है। अब F-35 के मुकाबले में J-35 एक ऐसा तैयारा चाइना लेकर आ रहा है जो 5th जनरेशन तैयारा है, और जो मॉडर्न लड़ाई है एयरफोर्स की उसके अंदर वो सारी काबिलियत रखता है, बल्कि उसके पास कुछ इजाफी खूबियां हैं जो अमेरिकन तैयारे के पास नहीं है। तो अब दिफाई नुक्ता नजर से जो चाइना की इंडस्ट्री है वो अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए और मगरबी ममालिक की इंडस्ट्री के लिए खतरा बन गई है, और ये बात जर्मनी ने भी कह दी है कि इस मैदान में अब आप इस तरह चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका को और दुनिया को कुछ नया करना पड़ेगा। यहां पे देखें ना, जो एक नया इत्तेहाद बन सकता है, मैं बहुत अरसे से उसके बारे में बात करता चला आया हूं कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान और बाकी आसपास के खित्ते के तमाम ममालिक, सेंट्रल एशियन ममालिक या जो यूरोपीय ममालिक हैं, फर्दर वो भी साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप का जो है वो डिस्टेंस चाइना से या एशिया से इतना ज्यादा नहीं है। यहां से आप ईरान के रास्ते जा सकते हैं, तुर्की के रास्ते जा सकते हैं, जमीनी और समुद्री रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं। तो ये एक अलायंस मैं माजी में भी बताता रहा हूं कि सेंट्रल एशियंस, ईस्ट एशियंस, ये सारे मिलके एक बड़ा अलायंस बना सकते हैं। लेकिन यहां पे रुकावट सिर्फ एक मुल्क है, जो भारत है। अगर भारत होश के नाखून ले तो इस खित्ते में आबादी भी सबसे ज्यादा है, मैन पावर भी सस्ती है, मार्केट भी सबसे बड़ी है, और टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि वसाइल भी कुदरती बहुत ज्यादा है। अगर ये एक पूरा इत्तेहाद बन जाए तो यूरोप को और मगरिब को ये 2 दहाइयों में पीछे छोड़ सकता है। लेकिन उसके लिए भारत को जो है वो मुस्बत किरदार अदा करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।